नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं निखिल सिंह और अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर हैं सभी की निगाहें, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले पड़ाव पर पहुंची लिस्बन। पुर्तगाल के राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बैठक आज। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कठुआ में विनय सीबा चौकी पहुंचकर शहीद को दी श्रद्धांजलि। राजभवन में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में घिरी ममता सरकार। भाजपा का सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध मार्च। सुप्रीम कोर्ट 25,000 से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति को कर चुका है रद्द। चेन्नई में 10 स्थानों पर ईडी का एक्शन। संदिग्ध अवैध वित्तीय लेन देन मामले में राज्य के नगर प्रशासन मंत्री और परिजनों के घर पर रेड जारी। और उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी का पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली के लिए जारी किया येलो अलर्ट। तमिलनाडु के कई हिस्सों में झमाझम बरसात। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रपति के पुर्तगाल और स्लोवाकिया दौरे की। पुर्तगाल सबसे पहले पहुंची है राष्ट्रपति, और पुर्तगाल और स्लोवाकिया की 4 दिवसीय यात्रा है ये, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दौरे के पहले चरण में पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंच गई हैं। राष्ट्रपति मुर्मू पुर्तगाल के राष्ट्रपति के आमंत्रण पर वहां गई हैं। पुर्तगाल की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू कई कार्यक्रमों में भाग लेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बैठक भी करेंगी और साथ ही भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगी। और क्या रहेंगे राष्ट्रपति के कार्यक्रम, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट के जरिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा के निमंत्रण पर पुर्तगाल की यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। राष्ट्रपति मुर्मू 120 कंटिजेंट का निरीक्षण करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू राजधानी लिस्बन में लुइस वॉल्स डी कैमोस की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगी और बाद में मोस्टेरो डास जेरोनिमोस चर्च का दौरा भी करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति प्लासियो दी बेलम पैलेस पहुंचेंगी। यहां एम्बेसडर हॉल में दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। पैलेस के सालादे जंतर हॉल में दोनों देशों के राष्ट्रपति प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक में भाग लेंगे। दोनों देशों के राष्ट्रपति चैपल का दौरा भी करेंगे और बाद में पैलेस के सालादास विकास में संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भाग लेंगे। दोपहर बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ कैमरा म्यूनिसिपल डे लिस्बोआ पहुंचेंगी, जहां लिस्बन के मेयर द्वारा उन्हें सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान प्रदान किया जाएगा। यहां राष्ट्रपति मुर्मू सभी गणमान्य लोगों को संबोधित भी करेंगी। शाम में राष्ट्रपति मुर्मू पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो के साथ मुलाकात करेंगी। इसके बाद रात में राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा के द्वारा राजकीय भोज का आयोजन किया जाएगा। दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से देखें तो इन बैठकों के दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। ये वर्ष हमारे लिए बहुत विशेष है। इस वर्ष में हम भारत पुर्तगाल के राजनयिक संबंधों के पुनर्स्थापन की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। उस उपलक्ष्य में भारत के राष्ट्रपति यहाँ पधार रही हैं। 27 वर्ष के अंतर के बाद भारत के राष्ट्रपति यहाँ आ रही हैं, तो लिहाजा हमारे लिए, पुर्तगाल के लिए ये बहुत विशेष यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी यात्रा के अगले दिन यानी 8 अप्रैल को पुर्तगाल की नेशनल असेंबली का दौरा करेंगी। यहाँ उनकी असेंबली के अध्यक्ष जोस पेड्रो एगुएर ब्रेको के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चंपाली मोद फाउंडेशन का दौरा करेंगी
और वहां वृक्षारोपण भी करेंगी। दोपहर के समय राष्ट्रपति मुर्मू महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगी और बाद में राधा कृष्ण मंदिर जाएंगी। हमारा सौभाग्य है कि प्रेसिडेंट साहब यहाँ पे आएगी और ये मंदिर में आके वो आरती करेगी। अपनी पुर्तगाल यात्रा के अंतिम पड़ाव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजधानी लिस्बन में दोपहर बाद भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगी। पोर्चुगल की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ तमाम ऐसे मुद्दों पर बातचीत करेंगी जिससे दोनों देशों के बीच संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ होंगे। हम जानते हैं कि भारत और पोर्चुगल अपने 50 वर्षों के स्वर्णिम अध्याय के उन रिश्तों को हर्ष के रूप में मनाने जा रहा है जिससे दोनों देशों के संबंध और ज्यादा कैसे मजबूत हों। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, लिस्बन। और भारत और पुर्तगाल अपने राजनीतिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर दोनों देशों की संस्कृतियों के आदान प्रदान के रूप में एक दूसरे के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। दोनों देश कई मायनों में एक दूसरे के करीब आए हैं, जिसमें सांस्कृतिक आदान प्रदान एक महत्वपूर्ण पहलू है। ऐसा ही एक कार्यक्रम भारतीय दूतावास की तरफ से पोर्चुगल की राजधानी लिस्बन में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय मूल और पुर्तगाल के कलाकारों ने भारतीय शास्त्रीय नाट्य कला का बेजोड़ प्रदर्शन किया। भारत और पुर्तगाल के बीच तकरीबन 500 साल पुराने संबंध हैं और इस दौरान दोनों देश कई मायनों में एक दूसरे के करीब आए हैं, जिसमें सांस्कृतिक आदान प्रदान एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। आज दोनों देश अपने राजनीतिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर दोनों देशों की संस्कृतियों के आदान प्रदान के रूप में एक दूसरे के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम भारतीय दूतावास की तरफ से पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में आयोजित किया गया। इसमें भारतीय मूल और पुर्तगाल के कलाकारों ने भारतीय शास्त्रीय नाट्य कला का बेजोड़ प्रदर्शन किया। भारत के विभिन्न नाट्य कलाओं को जिन कलाकारों ने प्रस्तुत किया, उनमें तरिकावली, कैटरीना मल्लिका और जूलियट रुसेआउ की शानदार प्रस्तुति देखी गई। Very big crowd of people came to see the show. I think it was a wonderful time for everyone, for the dancers on stage and as well for the public. I was also very happy too. It was very fulfilling and heartwarming too. Very, very grateful. It's such a pleasure to be here with all of you, really. That would be amazing. I think we all want. विभिन्न नाट्य विधाओं की प्रस्तुति के दौरान पुर्तगाल के लोगों ने देर तक ताली बजाकर कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। I loved this kind of dance and I think the performance was very good and they performed very, very well and the whole program was very well designed. So I think it was a very, very good performance. इस अवसर पर पुर्तगाल के सांसद पेड्रो डेलगडो एल्वस भी मौजूद थे, जिनका मानना है कि इस तरीके के कार्यक्रम दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रतापूर्ण भाव को और मजबूत करते हैं। Wonderful performance. Fortunately, we've been having for many years now great dance performers here in Portugal. Some are visiting from India, some are developing and creating an appetite for classical Indian dancing. And so it was a wonderful opportunity to see Tarika Valli, who I've known for many years. She's been hosting several events here in Lisbon. भारत और पुर्तगाल के बीच ऐतिहासिक संबंधों की दास्तान को अब दोनों देश मिलकर और ज्यादा प्रगाढ़ करना चाहते हैं, जिसमें सांस्कृतिक गतिविधियों का आदान प्रदान बेहद महत्वपूर्ण पक्ष बनकर उभर रहा है। लिस्बन से ऋषि कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। गृह मंत्री ने कठुआ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की सीमा चौकी विनय का दौरा किया और जमीनी हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के शहीद जवान सहायक कमांडेंट विनय प्रसाद को श्रद्धांजलि दी। सहायक कमांडेंट विनय प्रसाद 15 जनवरी 2019 को लड़ते हुए पाकिस्तानी स्नाइपर की फायरिंग से घायल हो गए थे और इलाज के दौरान वीर गति को प्राप्त हो गए थे। सहायक कमांडेंट विनय प्रसाद के घायल होने के बावजूद उन्होंने वीरता का परिचय देते हुए अपने हथियार से दुश्मन का मुकाबला किया और अपने साथियों को भी सुरक्षित रखने का भरपूर प्रयास किया। तो गृह मंत्री अमित शाह सीमा पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। वो शहीद पुलिसकर्मियों के
परिवारों से मिलने के साथ ही मंगलवार को श्रीनगर स्थित राजभवन में विकास परियोजनाओं का भी जायजा लेंगे। इसके साथ ही शहीद पुलिस उपाधीक्षक हुमायूं भट्ट के परिवार से मिलने का भी उनका कार्यक्रम है, जो 13 सितंबर 2023 को अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। गृह मंत्री मंगलवार को श्रीनगर स्थित राजभवन में जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। तो कश्मीर के शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों से मुलाकात करेंगे और कश्मीर की जो सुरक्षा स्थिति है उसके लिए एक समीक्षा बैठक करेंगे। अमित शाह उसकी अध्यक्षता करेंगे। तो जायजा लेंगे सुरक्षा स्थिति का। हमारे संवाददाता सुधाकर दास इस वक्त फोन लाइन पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। किस तरह से, किन मायनों में महत्वपूर्ण है अमित शाह का यह दौरा, और जो सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने की बात आ रही है, किस तरह से क्या कुछ उसके जिसको कहते हैं कि आउटलाइंस क्या कुछ रहेंगी? सुधाकर, क्या जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को? जी निखिल, देखिए, अगर गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की बात की जाए तो बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। इसके 4 पहलू थे। हमने देखा कि कल राजनीतिक पहलू, जब उन्होंने भाजपा के अधिकारियों के साथ जम्मू में बैठक की, जब वो पहुंचे थे, लेकिन उसके अलावा जो 3 अन्य पहलू वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें सुरक्षा है, विकास है, सुशासन है। जब वो उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह ने कठुआ में विनय बॉर्डर आउटपोस्ट का दौरा किया, तो हमने तस्वीरों में देखा किस तरह से उन्होंने असिस्टेंट कमांडेंट विनय प्रसाद जी को श्रद्धांजलि दी। एक तरह से जो सुरक्षा कर्मी भारत पाकिस्तान की जो सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो इनर एरिया जो है जम्मू कश्मीर के, उसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, तो उनको एक तरह से गृह मंत्री ने सलामी दी। जाहिर तौर पे बॉर्डर आउटपोस्ट का एक दौरा जो ग्राउंड सिचुएशन है उसका आकलन करने का मकसद है उनका। तो साथ ही साथ जो हाल के दिनों में हमने देखा है कि कश्मीर एरिया में एक तरह से जिस तरह से आतंकवाद का खात्मा हुआ है, तो सीमा पार से जरूर जो जम्मू के इलाके हैं वहां घुसपैठ की जरूर लगातार कोशिशें की जाती रही। आज भी हमने देखा कि सीज फायर वायलेशन हुआ किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से, कैसे उन घटनाओं को और पुख्ता तरीके से कार्रवाई की जा सकती है, रोक लगाई जा सकती है। तो एक ऑन ग्राउंड सिचुएशन का असेसमेंट गृह मंत्री वहां जाकर करेंगे। तो एक सुरक्षा कर्मियों का ये मनोबल बढ़ाने वाला भी बॉर्डर आउटपोस्ट का ये दौरा है। साथ ही साथ निखिल, आप देखें पूरे दौरे को, उनके पहलू देखें तो जो विकास कार्य जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं उसकी वो समीक्षा करेंगे। केंद्र का लगातार जोर है कि जो सैचुरेशन है गवर्नमेंट स्कीम्स में, हम जानते हैं कि कई गवर्नमेंट स्कीम्स आर्टिकल 370 हटने से पहले यहाँ लागू ही नहीं थे, लेकिन अब कई स्कीम्स में सैचुरेशन हो गया, तो जो बचे हुए स्कीम्स हैं उसमें भी सैचुरेशन हो, उसकी एक पहल रहेगी। तो साथ ही साथ जो सुरक्षा बैठक कल करने वाले हैं गृह मंत्री, तो एक ओवरऑल सिक्योरिटी सिनेरियो, क्योंकि कश्मीर से लगभग अब जो घाटी में आतंकी है ज्यादातर वो फॉरेन टेररिस्ट है। जो लोकल रिक्रूटमेंट वो एक तरह से बिल्कुल बंद हो गया है। युवाओं ने बिल्कुल इनको आतंकी प्रयासों को बिल्कुल नेस्तनाबूद करने में एक सरकार के प्रयासों का वो साथ दे रहे हैं। तो लोकल रिक्रूटमेंट खत्म है, लेकिन फॉरेन टेररिस्ट उन पर कैसे और ज्यादा पुख्ता तरीके से कार्रवाई की जा सकती है। पूरा जो इकोसिस्टम हुआ करता था उसको बड़े पैमाने पर ध्वस्त किया गया, लेकिन अगर कुछ ओवरग्राउंड वर्कर अभी भी बचे हुए हैं तो उनको उनकी पहचान कैसे हो उसकी तैयारी। तो साथ ही साथ निखिल, हम जानते हैं कि अगले 1.5-2 महीने में अमरनाथ यात्रा भी होने वाली है, तो उसके लिए क्या कुछ तैयारियां की जा सकती है। तो मुझे लगता है ये कुछ एक पहलू है जिसको लेकर ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है गृह मंत्री का। जी बिल्कुल, आपने राजनीतिक पहलू की भी बात की, थोड़ा मैं चाहूंगा कि उस पर भी एक विस्तार दे। राजनीतिक कार्यकर्ताओं से, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की थी, श्रीनगर में भी उनका दौरा होने वाला है, कैसे देखेंगे इसको? देखिए, 2 पहलू है। एक तो आप अपने कार्यकर्ताओं का मोरल बूस्ट करने के लिए जाते हैं। हम जानते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सबसे एक तरह से बेहतरीन प्रदर्शन रहा था अब तक के तमाम चुनाव के मुताबिक। लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी है कि जो राजनीतिक गतिविधियां हैं जम्मू कश्मीर में, उसको डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को, डेमोक्रेसी को बहुत मजबूती मिली है। हमने देखा किस तरह से स्थानीय
स्वशासन के चुनाव हुए, सफलतापूर्वक लोकसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, तो निश्चित तौर पर और प्रधानमंत्री मोदी का जरूर ये लगातार प्रयास रहा। उन्होंने ये बात कही है कि न दिल्ली से दूरी होनी चाहिए न दिल की दूरी होनी चाहिए, तो उसको पाटने का प्रयास जो किया गया उसकी वजह से ये पूरा सिचुएशन बहुत बेहतर दिख रहा है। और अब हम जानते हैं कि रिकॉर्ड संख्या में जिस तरह से टूरिस्ट आ रहे हैं, 1.25 करोड़ टूरिस्ट बीते साल उन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। इस वक्त अब अगर चाहेंगे तो श्रीनगर और तमाम इलाकों में जो एडवांस बुकिंग इस तरह से हो गई, तो शायद ही आपने प्लान नहीं बनाया किसी ने जम्मू कश्मीर के जाने का, तो उनको थोड़ा मुश्किल है। किस तरह से भारी संख्या में देश भर से लोग भी जा रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर का जो इंटीग्रेशन हुआ है सही मायनों में 2019 के बाद, अगस्त 2019 के बाद, तो उसकी वजह से वहाँ विकास कार्यों में जो युवाओं का एक तरह से भारत के प्रति, डेमोक्रेसी के प्रति जो भरोसा वो लगातार बढ़ा। आप अकेले सुरक्षा के आंकड़ों की बात करें निखिल, तो साल 2004 से साल 2014 और साल 2014 से अब तक की बात की जाए तो जो घटनाओं में 70% की कमी आई है। जो नागरिकों की मौत होती है उसमें 80% की कमी आई है। अब बीता साल तो ऐसा रहा था जब पत्थरबाजी की एक भी घटना नहीं हुई थी। तो आप समझ सकते हैं किस कदर सुरक्षा के प्रयासों की वजह से अब शांति, निवेश, विकास को एक नया रास्ता मिल रहा है। निश्चित तौर पर शांति, विकास और निवेश को एक नया रास्ता मिल रहा है। और जाहिर तौर पर ये विकास के पथ पर जिस तरह से जम्मू कश्मीर चल रहा है, तो वहाँ पर जब इंटरनल सिक्योरिटी की भी बात होती है तो उसको भी चुस्त दुरुस्त रख रही सरकार। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दौरे पर है, समीक्षा बैठक कर रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए सुधाकर। और मिड डे प्राइम में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और खबर बंगाल से। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर ममता सरकार संकट में है। बीजेपी उसके ऊपर दबाव बना रही है, घेरे में है ममता सरकार। शिक्षकों के हालात का जिम्मेदार टीएमसी सरकार को ठहराते हुए विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे को लेकर विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। शुवेंदु अधिकारी ने भाजपा विधायकों के साथ मिलकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसएससी शिक्षकों की नौकरी जाने के बाद वे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को जेल जाना चाहिए। वे मुख्य लाभार्थी हैं। उनके भतीजे ने 700 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के विरोध में राज्य की बीजेपी इकाई आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास कालीघाट की ओर विरोध मार्च निकाल रही है। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती को पूरी तरह से दागदार और दूषित करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 शिक्षकों और अन्य शिक्षणेतर कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। तो इसी बीच पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के रूप में अपनी नौकरी खो चुके सैकड़ों लोगों ने आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की है। बड़ी संख्या में कर्मचारी नेताजी इंडोर स्टेडियम पहुंचे। हालांकि इस दौरान स्टेडियम के बाहर अराजकता की स्थिति भी पैदा हो गई। पुलिस को भीड़ पर काबू करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते ही कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा था जिसमें हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक और गैर शिक्षक नौकरियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि पूरी भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई है।
तो लगातार रिएक्शंस भी आ रहे हैं इस पूरी खबर पर और इस पूरी घटना पर। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी पर निशाना साधा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की इस हालात के लिए टीएमसी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया था, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए देखिए, वो बैठक करेंगे उनकी बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जो उन्होंने दे दिया है ऑर्डर, हाउ कैन यू चेंज इट? बट इसके पीछे जो कुछ ओनली टीएमसी सरकार इज टू बी ब्लेम्ड। यही ब्लेम करना है इनको, इन्हीं की वजह से सब कुछ हुआ है। पहली बात तो बोली ये हुआ क्यों? ये सब दिन तो नहीं आते ना, नहीं देखना पड़ता है एक टीचर्स को, इनको किसी को दिन नहीं दिखना पड़ता है। आज सब कुछ हो जाने के बाद आप बैठ के कुछ बात करेंगे। इट इज ओनली टू बी ब्लेम्ड इज टीएमसी। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत, क्या जानकारी देंगे? आज अगर कहा जाए तो ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी का घमासान है और जिस तरह से मार्च फॉर जस्टिस कुछ लोग इसको कह रहे हैं, शिक्षकों से भी मुलाकात की है, उनको पैसिफाई करने की, उनको संतुष्ट करने की कोशिश की है। कितनी कामयाब हो रही ममता बनर्जी, या ये कहा जाए कि कितनी मुश्किल में है? क्या जानकारी देंगे? निखिल, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं जहां पे खड़ा हूं इसको कहते हैं कोलकाता की एक्साइड मोड़। यहीं से बीजेपी का इस तरफ कालीघाट है जहां पे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का घर है, उसी तरफ कूच करने वाले थे बीजेपी। लेकिन यहां पे इतने ज्यादा पुख्ता पुलिस का इंतजाम किया गया था कि बीजेपी पुलिस के साथ थोड़ा लुका चूपी करने की कारण वो आगे एल्गिन रोड है, फिर वापस पुलिस की जो लोग हैं वो वापस मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलेंगे कि दिखाने के लिए कि पुलिस वहां से मतलब वहां से इधर से उधर किस तरह से बीजेपी की लोग और युवा मोर्चा की लोग कालीघाट की तरफ कूच करेंगे, ये अब कहना मुश्किल है। लेकिन जो ऑफिशियल जगह है वो ये एक्साइड मोड़ है। हम इंतजार में है कि बीजेपी की लोग यहाँ पे पहुंचे। अभी फिर से मेरे ख्याल से चकमा देकर बीजेपी की लोग इधर आने की प्रयास में है, ऐसा स्थिति है। लेकिन वो आज तृणमूल कांग्रेस के ऊपर, तृणमूल सरकार के ऊपर और ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर के ऊपर जो दबाव डालने वाले हैं, वो दबाव पुलिस की इधर से उधर अफरा तफरी से पता चलता है। पहली बात तो यह है निखिल। दूसरी बात है कि थोड़ी देर पहले चीफ मिनिस्टर ने नेताजी इंडोर स्टेडियम में तथाकथित गैर और बाकी जो पुलिस जो टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ है जिन्होंने अपना नौकरी गंवाया है, उनके साथ मिलने की एक प्रोग्राम रखे थे जी। उसमें मैं बताऊं निखिल, अगर हमें इजाजत मिले, ऐसे ब्रॉडकास्टिंग में इजाजत नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरह से चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने देश की चीफ जस्टिस के खिलाफ अपना भड़ास निकाली है, जिस तरह से देश की जो जुडिशियरी सिस्टम है इसके खिलाफ अपना भड़ास निकाली है, शायद अगर हम और आप जैसे लोग इस तरह से बातें करते तो अब तक जेल के अंदर होते। पहले तो दूसरी बात है कि जुडिशियरी में उन्होंने एक डिवीजन लाने की कोशिश किया है। उन्होंने जो पहला चीफ जस्टिस है चंद्रचूड़ के बारे में इस तरह से बात की है कि जस्टिस चंद्रचूड़ जैसे प्रदेश सरकार के लिए काम किया है, और अब सीजेआई राजीव खन्ना को इस तरह से कोसे है, मतलब जस्टिस चंद्रचूड़ एक तरह की जस्टिस थे और अभी चीफ जस्टिस संजीव खन्ना या राजीव खन्ना दूसरे तरह की चीफ जस्टिस है। ये खतरनाक है। जिस तरह से जुडिशियरी के खिलाफ अपना भड़ास ममता बनर्जी निकली है लोगों के बीच में, हम अगर आप करते तो अब तक जेल में होते निखिल। एक बात और समझना चाहेंगे आपसे, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो आपने कहा सियासत हर चीज में ढूंढी जा रही है और एक्सक्यूजेस भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये समझना चाहेंगे जो टीचर से बात की है ममता बनर्जी ने और जो शिक्षकों का जो एक समूह है, 25,000 से ज्यादा शिक्षक और जो अन्य शिक्षणेतर कर्मचारी हैं, वो एक बड़ी संख्या है। क्या रिएक्शंस उन लोगों में है? क्योंकि इससे पहले वो आ रहा था कि वो भी ममता बनर्जी से नाराज थे। देखिए निखिल, ये सब ममता बनर्जी से नाराज है। जिन लोगों को नेताजी इंडोर स्टेडियम के अंदर भीड़ कराया गया था,
इसमें सवाल यह है, इसमें कितने सारे वो लोग हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जिन लोगों का नौकरी गई है। बेसिकली यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस अपने जो शिक्षक संगठन है और जो लोकल प्रशासन और शासन है, ये सबको इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे भीड़ कराया गया और इस भीड़ से जुडिशियरी के ऊपर एक चेतावनी देने की काम किया है। जो लोग अपना नौकरी खोए हैं वो अपने दूसरे जीविका की संधान में है, वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि वो अपने परिवार को कैसे चलाए, अपने बच्चे का पढ़ाई कैसे चलाए। वो ममता बनर्जी का बकवास सुनने के लिए नेताजी इंडोर स्टेडियम में आए नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तृणमूल कांग्रेस की जो समर्थक शिक्षक और बाकी लोग हैं, इनको ऑर्गेनाइज करके नेताजी इंडोर स्टेडियम में लाया गया था। निखिल जी, अगले साल इलेक्शन ईयर है इस पूरे घटनाक्रम का, क्योंकि ममता बनर्जी के साथ में और पश्चिम बंगाल में आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से लगातार एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसमें ममता बनर्जी के नेतृत्व, उनके शासन प्रशासन, कानून व्यवस्था, बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपने नजदीक से देखा और रिपोर्ट भी किया है, जिस पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। ये एक और ऐसा मामला सामने आ गया है, इसका राजनीतिक निहितार्थ कैसे देखते हैं? देखिए, भाजपा की तरफ से बार बार कहा गया है कि आप लिस्ट दीजिए, जो लोग ऑथोराइज्ड है, जो लोग ऑथोराइज्ड है उनके लिए हम जो कानूनी सलाह है देंगे। हम केंद्रीय सरकार से बात करेंगे कि अल्टरनेटिव क्या नौकरी के इंतजाम किया जा सकता है। लेकिन मुश्किल इस बात की है कि तृणमूल कांग्रेस या तृणमूल कांग्रेस की दायरे में रहा स्कूल सर्विस कमीशन, ये जो अनऑथोराइज्ड है उनका तालिका ये देंगे नहीं, क्योंकि अगर अनऑथोराइज्ड लोगों का तालिका मिल जाए, सूची मिल जाए, तो पता चल जाएगा कि इन लोगों ने किसको पैसा दिया था, कितना पैसा दिया था, किस तरह से इनका जो खाली वेमर सीट को इस्तेमाल करके नौकरी में सूची में नाम लाया गया था, ये सब पता चल जाएगा। जानबूझ के हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक ये सूची प्रदेश सरकार की तरफ से या स्कूल सर्विस कमीशन की तरफ से दिया नहीं गया है। अब भाजपा जितने सारे अपने जो कोशिश में लगे हुए थे कि हमने जो ऑथोराइज्ड है उनका कुछ ना कुछ हम मदद करेंगे, वो भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि किसी के पास सूची नहीं है। निखिल, ठीक है, ठीक है। राज्य की जनता का एक छोटा सा मैं चाहूंगा संक्षेप में इस पूरे घटनाक्रम पर राज्य की जो आम लोग हैं उनका क्या रिएक्शन है, किस तरह से फीडबैक आपको मिल रहा है? निखिल, मैंने बताया कि ब्रॉडकास्टिंग में मैं बता नहीं सकता कि लोगों का रिएक्शन क्या है। लोगों का रिएक्शन जो होना था वैसा ही है, जिस भाषा में होना था वैसे ही है, जो हम ब्रॉडकास्ट में बोल नहीं सकते। जी, लोगों में गुस्सा है और जाहिर तौर पर नाराजगी है, आप ये बताना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए प्रसेनजीत बख्शी। और अब बात करेंगे ईडी की रेड्स की, जो तमिलनाडु से लेकर उत्तर प्रदेश तक आज जारी हैं। ईडी ने आज तमिलनाडु के नगर प्रशासन मंत्री के.एन. नेहरू के भाई रविचंद्रन के स्वामित्व वाली एक निर्माण कंपनी के परिसरों पर छापेमारी की। ईडी तन्नामप्लेट, अलवरपेट, बेसेंट नगर, सीआईटी कॉलोनी और एमआरसी नगर सहित चेन्नई के प्रमुख इलाकों में 10 से अधिक निजी निर्माण फर्म्स और परियोजनाओं के स्थानों पर छापेमारी कर रही है। यह छापेमारी तमिलनाडु के नगर प्रशासन मंत्री के.एन. नेहरू, उनके परिवार के सदस्यों और उनके भाई के.एन. रविचंद्रन सहित मित्रों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। यह छापेमारी संदिग्ध अवैध वित्तीय लेन देन की जांच का हिस्सा है। इसके साथ ही ईडी की छापेमारी टीवीएच निर्माण कंपनियों से संबंधित संपत्तियों पर भी की जा रही है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए चेन्नई से हमारे संवाददाता रितेश रंजन जुड़ रहे हैं। रितेश, सबसे पहले तो बताइए, ये जिस तरह से मंत्री जी के भाई के ठिकानों पर ये छापेमारी है, क्या किस तरह से इसको समझना चाहिए? क्या कुछ उनका कारोबार था और क्यों ईडी के रेड हो रही है, ये मैं समझना चाहूंगा, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये तो मामला पूरा साफ ये हो जाता है, नगर प्रशासन मंत्री हैं, उनके भाई, और केवल उनके भाई नहीं, उनके पुत्र जो सांसद हैं के अरुण, उनके घर पर भी छापेमारी हो रही है। और ये जो कनेक्शन बताया जा रहा है, ये पिछले गुरुवार को एक चिटफंड कंपनी थी जहां ईडी की छापेमारी हुई थी और उसके बाद ये क्रम सिलसिला जो आगे बढ़ रहा, और इसकी शिकायत इंडियन ओवरसीज बैंक ने की थी, जिसमें 20
करोड़ रुपए का घोटाले की बात कही जा रही है। और 20 करोड़ रुपए का घोटाला जो है ये केएम नेहरू और उनके भाई और उनके सगे संबंधियों पे लगा हुआ, और ये करीबन 13 ठिकानों पे ऐसी छापेमारी चल रही है तमिलनाडु भर में। जो आपने चेन्नई, जो आपने नाम अभी दर्शकों को बताया, सीआईटी कॉलोनी, तेनामपेट, अलवारपेट, ये सारे चेन्नई सिटी में है, लेकिन कुछ तमिलनाडु के अन्य जिलों, त्रिची और अन्य जगहों पे भी छापेमारी चल रही है। क्योंकि इसमें जैसे आपने जिक्र किया टीवीएच होम्स, जो एन रविचंद्रन जो हैं केएम नेहरू के भाई और उनकी कंपनी है टीवीएच होम्स, तो उनका एक्चुअली इसमें जो है इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है। और इसलिए सिर्फ मंत्री जी नहीं, मंत्री जी के भाइयों और उनके बेटों जो हैं उनके, और इस जो घोटाला हुआ है, ठीक है, और इस घोटाले से संबंधित जितने भी लोग हैं उनके घरों पे छापेमारी चल रही है, जो सुबह से चल रही है। अभी तक हमारे पास जो जानकारी मिली है वो स्पष्ट जानकारी नहीं है कि ईडी ने और कितने इलाकों पे दबिश बढ़ाई है, क्या क्या रिकवर हुआ है, ये अभी भी जानकारी मिलना बाकी है। लेकिन एक चीज तो स्पष्ट हो जाता है कि ये स्थानीय प्रशासन को, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर जो है, इन्होंने कुछ और, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कुछ और कॉन्ट्रैक्ट्स या कुछ और चीजें जो हैं अवैध तरीके से लोगों को बिना नियम कायदों का पालन किए हुए दिया गया था, और इस कारण से ही ईडी अब इन मामलों की जांच करती है। जी, तो ये नगर प्रशासन जो विभाग है उसमें भ्रष्टाचार से भी जुड़ा हुआ मामला है, इसको ऐसे भी समझना चाहिए, और जो अवैध लेन देन है उससे भी जुड़ा हुआ मामला है, जिस पर ईडी फिर फाइनली इसमें उसने इंटरवीन किया है। कैसे समझें इसको? देखिए, इस चीज की स्पष्ट जानकारी अभी नहीं मिली है, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो यही बता रहे हैं कि आगे परत खुल रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले शुक्रवार को एक चिटफंड कंपनी में ईडी की छापेमारी होती है, उसके बाद से ये जो है मामला इधर घूमता है, और अभी जब जांच पड़ताल चल ही रही है तो सूत्रों से जानकारी मिलकर आ रही है कि इसमें कुछ और नए मामले सामने आ सकते हैं, जो कि जांच के बाद ही पता चलेगा। अभी फिलहाल इसके बारे में कुछ पुष्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मंत्री जी और उनके जो सगे संबंधी हैं वो कहीं ना कहीं कुछ भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त थे, और ईडी अब उसका खुलासा करने जाएगी। जी, निश्चित तौर पर जब ईडी की तरफ से कोई जानकारी दी जाएगी तब ये पता चल सकेगा कि एक्चुअली कितना और विस्तार है इस मामले का, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं उससे यही इन्फरेंस ड्रॉ किया जा रहा है कि एक से दूसरे मामले जुड़े हुए हैं, और भ्रष्टाचार की जो अवैध कमाई है, काली कमाई है, उस पर और अवैध लेन देन पर ईडी का जो छापेमारी है वो चल रही है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जोड़ने के लिए रवीश रंजन जी। और वहीं ईडी की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में भी चल रही है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पूर्व बसपा विधायक विनय शंकर तिवारी के घर पर ईडी छापेमारी कर रही है। विनय शंकर तिवारी के लखनऊ और गोरखपुर में दोनों ही घरों पर इस समय छापेमारी चल रही है। बैंक फ्रॉड के मामले में यह छापेमारी चल रही है। विनय तिवारी हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं और गंगोत्री कंस्ट्रक्शंस के नाम से फर्म चलाते हैं। हरिशंकर तिवारी पूर्व मंत्री रहे हैं, और इससे पहले 23 फरवरी 2024 को ही ईडी की एक टीम ने एक साथ कई स्थानों पर कार्रवाई की थी। इसके पहले ईडी ने 17 नवंबर 2023 को विनय शंकर और उनके परिवार की 72.08 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त किया था। तो मामला विनय शंकर तिवारी और हरिशंकर तिवारी से जुड़ा हुआ। हरिशंकर तिवारी पूर्व मंत्री रहे हैं और बाहुबली नेता की उनकी छवि रही थी, अब वो फिलहाल नहीं है, और उनके पुत्रों के ऊपर ये कार्रवाई हो रही है। 72 करोड़ रुपए से अधिक की कार्रवाई पहले भी की जा चुकी है, संपत्तियां अटैच की गई थी। तो फिलहाल बैंक फ्रॉड मामले में ये ईडी की कार्रवाई है जो लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक वहां चल रही है, और इसके साथ ही साथ एक मामला तमिलनाडु में भी है जिस पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए, या ये कहा जाए कि जांच को आगे बढ़ाने के लिए ईडी जो है वो कार्रवाई कर रही है। और अब बात करेंगे संसद के दोनों सदनों से वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक जो बिल पास हुआ, उसके बाद जम्मू कश्मीर में इस मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है। सोमवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा में इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की अगुवाई वाली पीडीपी ने केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग की। सदन में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने इसका विरोध किया। इसको लेकर सदन में काफी हंगामा हुआ। स्पीकर अब्दुल रहीम
राठर ने कहा कि नियम 56 और नियम 58 के उपनियम 7 के अनुसार जो भी मामला न्यायालय में विचाराधीन है उसे स्थगन के लिए नहीं लाया जा सकता। उन्होंने कहा कि मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है और नियम स्पष्ट रूप से कहता है कि स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि वक्फ बोर्ड को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस स्थगन प्रस्ताव लाने की योजना बनाकर एक बहुत ही असंवैधानिक कार्य कर रही है। यह विधेयक पहले ही संसद द्वारा पारित किया जा चुका है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति द्वारा उसको अनुमोदित भी किया जा चुका है। यह कानून का रूप धारण कर चुका है। सुनील शर्मा ने कहा कि जहां तक हम समझते हैं यह मामला अब न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में है और हमारी विधानसभा के पास इस विधेयक पर चर्चा या बहस करने का अधिकार नहीं है और ऐसा अगर होता है तो यह असंवैधानिक माना जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ संशोधन कानून पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुए हंगामे को लेकर जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला किया है। भाजपा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि वक्फ विधेयक को उचित प्रक्रिया के बाद संसद से पारित किया गया है जो संवैधानिक रूप से स्थापित है, लेकिन तमिलनाडु सरकार हो या जम्मू कश्मीर की सरकार, जो भी इसका विरोध कर रही हैं वे संविधान की घोर अवमानना कर रही हैं, क्योंकि संविधान के अनुसार कोई भी राज्य सरकार भारत की संसद द्वारा पारित किसी भी कानून का विरोध नहीं कर सकती। संविधान के अनुसार संसद के द्वारा पारित किसी भी कानून के बारे में किसी राज्य विधानसभा को किसी भी प्रकार की विपरीत टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। इससे बहुत साफ हो जाता है कि देश की जनता के सामने कि संविधान किनके हाथों में खतरे में है। और जम्मू कश्मीर विधानसभा में जिस प्रकार से बिल फाड़ा गया है, मैं कह सकता हूं कि यह संविधान की मूल भावना को तार तार करने जैसा है, क्योंकि एक स्थापित व्यवस्थित प्रक्रिया के द्वारा संपूर्ण संवैधानिक आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए पारित कानून के विरोध में किसी राज्य विधानसभा के अंदर इस प्रकार का दृश्य बहुत साफ दिखाता है कि इन लोगों के हाथों में कानून खतरे में है। और ये लोग जो कानून की किताब जेब में रखते हैं, ये साफ दिखा रहा है कि कानून को जेब में ही रखना चाहते हैं। और उद्धव ठाकरे के बीजेपी पर वक्फ को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि सियासी धर्मांतरण के बाद उद्धव ठाकरे ने बाला साहब की विचारधारा को त्याग दिया है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वक्फ के बाद अब बीजेपी की नजर ईसाई, जैन, बौद्ध और हिंदू मंदिरों की जमीनों पर है। ये जो सियासी धर्मांतरण हुआ है, ये उद्धव ठाकरे जी को बताना चाहिए कि बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को त्याग कर आज वो राहुल गांधी के विचारों को अपना चुके हैं। वक्फ का जो संशोधन है, ये जो पूरा मामला है, कोई हिंदू मुस्लिम मामला है ही नहीं। क्रिश्चियन समुदाय ने ही कंप्लेंट की है कि उनकी चर्च की जमीन वक्फ जो है हड़प रहा है। आगा खानी समाज जो मुंबई में रहता है, उन्होंने ये मांग की थी कि इसमें संशोधन लाया जाए। ये हिंदू बनाम मुस्लिम, मेजॉरिटी बनाम माइनॉरिटी नहीं है, बल्कि ये पसमानदा, गरीब, आगा खानी मुस्लिम बनाम लैंड ग्रैबर्स एंड लैंड माफिया है। ये संविधान बनाम वो लोग हैं जो चाहते हैं कि जो भी जमीन उनको पसंद आए वो उनके नाम हो जाए। ICEA सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 के हिस्से के रूप में टूथ टेल हैकाथॉन को आयोजित कर रहा है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य AI संचालित उपकरण बनाना है जो प्रसारकों और दर्शकों को गलत सूचनाओं की तथ्य जांच करने में मदद कर सके। विजेताओं को 10 लाख रुपए के नगद पुरस्कार मिलेंगे। साथ ही उन्हें तकनीकी उद्योग के पेशेवरों और भारत सरकार द्वारा सलाह और इंक्यूबेट किए जाने का अवसर मिलेगा। वेब शिखर सम्मेलन तकनीकी नवाचार के साथ साथ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का लाभ उठाकर पारंपरिक और उभरते मीडिया के बीच की खाई को पाटने की कोशिश है। डिजिटल इंडस्ट्री है, उसकी हायरार्की नहीं है, कोई जो क्रिएटिविटी की हायरार्की नहीं है। वो एक 15 साल का 13 साल का बच्चा भी कर सकता है और एक 90 साल का बुजुर्ग भी कर सकता है। तो जाहिर है इंडिया एक यंग नेशन है, तो आपको लग रहा है कि पार्टिसिपेंट्स यंग से बहुत ज़्यादा है। 5500 से ऊपर आए, इसमें पार्टिसिपेंट्स आए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट हमने पाया। 25 लोग जो हैं ग्रुप्स हैं वो शॉर्टलिस्ट हैं और 5 लोग फाइनलिस्ट में फाइनलाइज में जाएंगे। और
10 लाख का इनाम है इसमें। तो जो ऑब्वियसली यूथ बहुत ही मोटिवेटेड है एंड वी आर गेटिंग सम फैंटास्टिक रिजल्ट्स। हम लोग एक टीम का पार्ट हैं और टीम का नाम यूनिक्रॉन है। हम लोगों ने एआई के बेस्ड एक सिस्टम बनाया है और आजकल आप देख रहे होंगे कि एआई बेस्ड न्यूज़ और फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चलन में है। तो उन चीज़ों को ढूंढने के लिए, उन चीज़ों को पकड़ने के लिए भी हम लोगों को एक सिस्टम की ज़रूरत है। वेव्स ने हमें ये मौका दिया था कि हम ये बना सकें और इसमें कई सारे राउंड्स हो चुके हैं जिसमें हम लोगों ने अपना आइडिया प्रेजेंट किया था। फेक इमेज बहुत ही ज़्यादा जनरेटेड होती है जिसकी वजह से मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा सेपरेट होती है, स्प्रेड होती हैं। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हमने मॉडल अपना ट्रेन करवाया है। ओपन सोर्सेज डाटा सेट की हेल्प से हमने काफ़ी मॉडल ट्रेन करवाया एंड उसको डिटेक्ट कर लेते हैं ईजिली। एज वेल एज हमने वीडियो के लिए भी ट्रेन करा अपना मॉडल, तो हमारी एक्यूरेसी भी अच्छी है। इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का एंड जैसे सरकार अगर इसको इम्प्लीमेंट कर रही है तो ओवरऑल इंडिया का कॉन्टेस्ट था ये, तो इसमें एक तो सबको कंपटीशन मिलेगा, सब थ्राइव होगी कि हमें बेटर करना है। तो एक मैं इसको काफ़ी अच्छे तरीके से देखता हूँ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ बढ़ोतरी और बीजिंग की ओर से की गई प्रतिक्रिया के कारण वॉल स्ट्रीट पर शुक्रवार को भारी गिरावट के बाद आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन एशियाई बाजारों में गिरावट दर्ज की गई। अमेरिकी वायदा बाजार के आगे की कमजोरी का संकेत दे रहा है। डाउ जोन्स में करीब 2.5% की गिरावट, वहीं टोक्यो का निक्केई 225 सूचकांक बाजार खुलने के तुरंत बाद लगभग 8% गिर गया और ऑस्ट्रेलिया का S&P 206% से अधिक गिर गया। हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक में लगभग 10% की तीव्र गिरावट आई। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 4.4% टूटा। तेल की कीमतों में और गिरावट आई। अमेरिकी बेंचमार्क क्रूड 4% या 2.50 या $2.5 की गिरावट के साथ $59.49 प्रति बैरल पर आ गया। अंतर्राष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड $2.25 की गिरावट के साथ $63.33 प्रति बैरल पर आ गया। अमेरिकी टैरिफ के प्रति चीन की प्रतिक्रिया ने दुनिया भर के बाजारों में नुकसान के तत्काल तेजी नजर आ रही है। बीजिंग में वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि वो चीन से आयात पर अमेरिका द्वारा लगाए गए 34% टैरिफ के जवाब में अन्य उपायों के साथ साथ 10 अप्रैल से सभी अमेरिकी उत्पादों के आयात पर 34% टैरिफ लगाएगा। और प्रधानमंत्री ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर स्वस्थ दुनिया के निर्माण की अपील की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स पर पोस्ट करके कहा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आइए हम एक स्वस्थ विश्व के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करें। हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करती रहेगी और लोगों की भलाई के लिए विभिन्न पहलुओं में निवेश करती रहेगी। अच्छा स्वास्थ्य हर समृद्ध समाज की नींव है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस सिर्फ एक दिवस नहीं बल्कि जीवन में स्वास्थ्य के महत्व को समझने और अपनाने का एक संदेश है। इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय है स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य। विश्व स्वास्थ्य दिवस पहली बार वर्ष 1950 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मनाया गया था। प्रत्येक वर्ष ये दुनिया भर के लोगों के लिए चिंता के साथ साथ एक विशिष्ट स्वास्थ्य के विषय की ओर ध्यान आकर्षित करता है। माताओं और शिशुओं का स्वास्थ्य स्वस्थ परिवार और समुदाय की नींव है, जो हम सभी के लिए अति आवश्यक है और आशाजनक भविष्य सुनिश्चित करने में सहायता करता है। हर वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार का थीम है मातृ एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना। स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य इस वर्ष का शीर्षक है। आवश्यकता है कि मातृ व नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सब में जागरूकता पर ध्यान दिया जाए। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 है। इस वर्ष का थीम है हेल्दियर बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर। स्वस्थ शुरुआत,
और आशापूर्ण भविष्य। इसमें मातृ एवं शिशु की देखभाल के लिए को टारगेट किया गया है। बहुत आसान से तरीकों से ये करा जा सकता है, जैसे कि कंगारू माता देखभाल, स्तनपान, केवल स्तनपान कराना, संक्रमण से बचाना, छोटे बच्चों की जो देखभाल है, जो स्मॉल एंड सिक न्यूबॉर्न है, जो छोटे बच्चे हैं जो समय से पूर्व पैदा हुए हैं, उनके लिए SNCOs और माता के साथ भागीदारी वाली फैमिली पार्टिसिपेटरी केयर प्रोवाइड करना, मदर और न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स बनाना। कई ऐसे कारक हैं जो शिशु के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। माँ के स्वास्थ्य की दशा, गर्भावस्था में की गई देखभाल, गर्भावस्था के दौरान पोषण, पर्यावरणीय कारक जैसे गर्भावस्था के दौरान एक्सरे या विकिरण के संपर्क में आना, कीटनाशक जैसे हानिकारक पदार्थों का संपर्क, गर्भावस्था में कोई रोग या संक्रमण, कुछ स्वास्थ्य स्थितियां जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह और मोटापा, साथ ही आनुवंशिक कारक भी शिशु के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। आवश्यकता है कि गर्भावस्था के लिए पहले से योजना बनाई जाए, समय समय पर जांच करवाएं और स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाएं। साथ ही प्रसव अस्पताल में हो किसी प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी द्वारा ही किया जाए, जिससे मां और शिशु के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जा सके। इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान के जो 6 स्तंभ है, जिसमें केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड एंड एंटीनेटल विजिट्स है, केयर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ है, इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर है, केयर ऑफ हेल्दी न्यूबॉर्न है, केयर ऑफ स्मॉल एंड सिक न्यूबॉर्न है एंड केयर बियॉन्ड सर्वाइवल है। जो जन्म पे जो बच्चे कम वजन के हैं, अगर सभी मृत्यु को देखा जाए जो नवजात शिशु की होती है, उनमें से 80% मृत्यु केवल छोटे बच्चों में होती है। और इनको हम बचा सकते हैं अगर हम इनको तुरंत गर्माहट दे सकें, उनको संक्रमण से बचा सकें, उनको हम केवल स्तनपान कर सकें। गर्भावस्था के दौरान सावधानी रखना और सही देखभाल करना तो आवश्यक है ही, साथ ही शिशु जन्म के बाद उचित टीकाकरण कराना, संक्रमण से बचाव करना और शिशु के आहार पर विशेष ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। और उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में आने वाले 4 से 5 दिनों तक भीषण लू चलने की आशंका है। गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र, मध्य प्रदेश में 8 से 10 अप्रैल के बीच कुछ इलाकों में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं महाराष्ट्र में अगले 4 दिनों तक तापमान 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। साथ ही मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में पारा 42 डिग्री तक जा सकता है, जिससे राजधानी में हीट वेव जैसे हालात बन सकते हैं। और IMD का जो हीट वेव अलर्ट है वो कई राज्यों में इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना बताई गई है। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में भी चेतावनी जारी की गई है और दिल्ली को लिए अलर्ट जारी किया गया है। और जिस तरह से बताया कि IMD कहता है कि आने वाले दिनों में दिल्ली का पारा जो है वो 42 डिग्री तक जाने की उम्मीद है। अनुज यादव हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। अनुज, मौसम तो अभी फिलहाल नहीं था, यानी कि अप्रैल की शुरुआत हुई है और पारा इतने ऊपर पहुंच गया है। कैसे गुजरेगी इस बार की गर्मी, क्या कुछ बता रहा है मौसम विभाग? देखिए निखिल, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से जो तापमान लगातार बढ़ रहा है वो मानव जीवन के लिए एक लगातार चुनौती बनता जा रहा है। आप जानते होंगे कि जो भी लोग आज बात करते हैं कहते हैं कि जब उनका बचपन था तो इस समय इतनी गर्मी नहीं हुआ करती थी। आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले की बात करें, इतनी गर्मी नहीं हुआ करती थी। तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और ये बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है, दिल्ली NCR ही नहीं बल्कि जो उत्तर भारत है, मध्य भारत है, पूर्वी भारत है, वहाँ लगातार जो है टेम्परेचर 40 के पार अभी पहुँच चुका है। चाहे महाराष्ट्र के कुछ इलाकों की बात करें या हम गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ की बात करें, वहाँ टेम्परेचर अब 40 को पार कर चुका है। ऐसे में अब सबसे बड़ी बात है कि उत्तर भारत के लिए अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ भी अगले कुछ दिनों के अंदर जो है
हीट वेव देखने को मिल सकती हैं। हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है ऐसे समय में। और हम जानते हैं कि अप्रैल का जो ये शुरुआती, क्योंकि हम कह सकते हैं कि महीने की शुरुआत है, और ऐसे में इतने तापमान का बढ़ना ये एक बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती से निपटने के लिए तो इंसान के पास सिर्फ यही है कि इस गर्मी से बचाव के जो उपाय हैं उनको अपनाना है, अपनी जीवन शैली के अंदर बदलाव लेके आना है, पहनने और खाने का जो लोगों की आदतें हैं उसको बदलना है। पानी जो है उसको अपने साथ रखें, घर से पानी पीकर निकलें, अपने जो सर है उस पर कपड़ा रखें, आंखों पर चश्मा पहने। ये सारी वो चीज़ें हैं जो लोगों को अपनानी होंगी। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है, इसके कई कारण हैं और ये वैश्विक स्तर की बड़ी चुनौती है जिस तरीके से लगातार तापमान बढ़ रहा है। और एक जो आंकड़ा सामने आया है जो मौसम विभाग भी बताता है, अगर पिछले 70-80 वर्षों की बात करें तो जो एक औसत तापमान है उसमें 4 से 5 डिग्री का फर्क आया है। एक 10 साल के अंदर, जिसे हम एक दशक भी कहते हैं, उसमें करीब 0.7 डिग्री सेल्सियस तापमान का लगातार बढ़ोतरी उसमें हो रही है। उसमें हम जानते हैं कि बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और जो समुद्र का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। और इसके अलावा कई ऐसे कारण हैं, जंगलों की कटाई है, पेड़ों का कटान है, ये तो एक अलग कारण है जिसकी वजह से शुरुआती दौर में ही सर्दी खत्म होने का जो समय होता है उसी के एकदम बाद इस तरीके से चेतावनी जारी करना हीट वेव के निश्चित तौर पर ये बदलते मौसम की एक जो है ये बड़ी चेतावनियां हैं जिसके लिए हम निश्चित तौर पर मानव जीवन को, इंसानों को, लोगों को, जानवरों को बचा के रखने की जरूरत है। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी इंसानों की ही है कि गर्मी से, लू के प्रकोप से, हीट वेव से कैसे बचना है। जागरूकता के लगातार कार्यक्रम मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी चलते हैं और शायद यही मकसद है डीडी न्यूज का भी कि लोगों को जागरूक, बिल्कुल ये मकसद है कि लोगों को बताया जा सके कि आने वाले दिनों में जो है वो बहुत गर्म रहने वाले हैं। और एक बात ये भी जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, क्या कोई लॉन्ग टर्म अनुमान भी जारी किया है? क्योंकि सभी लोग ये बड़ी चर्चा का विषय है कि इस बार की जो गर्मियां हैं वो बहुत परेशान करने वाली हैं। तो क्या ये जो टेम्परेचर की जिसकी आप बात कर रहे हैं कि पिछले 70-80 वर्षों में जो बढ़ा है, इसको किस तरह से ये माना जाए कि अभी भी ये असेंडिंग मोड पर ही रहेगा? देखिए निखिल, मौसम विभाग कोई लॉन्ग टर्म की चेतावनी तो जारी नहीं करता है, एक हफ्ते की ज्यादा से ज्यादा चेतावनी जारी करता है, क्योंकि मौसम के अंदर जो पश्चिमी विक्षोभ आते हैं उसके कारण लगातार मौसम के अंदर बदलाव आते हैं। और एक सबसे बड़ी बात है कि आप सुबह के समय अगर देखें तो ठंडी हवाएं चलती हैं जिसकी जो स्पीड है वो 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन ये दोपहर को आते आते 12 बजे और 2 बजे के आसपास ये 3 से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हो जाती है, जिसकी वजह से 2 बजे से लेकर 4 बजे का जो तापमान है उसमें ज्यादा बढ़ोतरी होती है, उसमें ज्यादा गर्मी होती है। ऐसे में लोगों को दोपहर के बाद ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और निश्चित तौर पर क्योंकि हम जानते हैं कि आने वाला जो समय है वो गर्मियों का है, मई और जून के महीने में जो टेम्परेचर है वो 48 डिग्री तक भी जाता है और राजस्थान के कुछ इलाकों में जैसे चूरू का इलाका 50 डिग्री भी जाता है। तो ऐसे में आने वाले समय में तो तापमान बढ़ेगा, लेकिन अप्रैल के महीने में ही तापमान का इतना ज्यादा बढ़ना ये निश्चित तौर पर एक चुनौती की भी बात है और निश्चित तौर पर ये सतर्क रहने वाली बात भी है। जी, निश्चित तौर पर सतर्क रहने वाली बात है और आपके माध्यम से दर्शकों को भी ये जानकारी मिली है, तो जाहिर तौर पर लोग सतर्क भी होंगे। और जैसा कि आपने कहा कि दोपहर के बाद का जो पीरियड है 2-3 घंटे का, वो उस दौरान भी जब लोगों के जहन में ये होता है कि अब तो गर्मी निकल गई है, ये जो कम से कम पीरियड है चला गया, उस दौरान भी बहुत सतर्क रहने की जरूरत। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए अनुज। और अब बात खेलों की कर लेते हैं। खबर क्रिकेट के मैदान से। इंडियन प्रीमियर लीग में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस की टीम आमने सामने होगी। आरसीबी की टीम पिछले 10 वर्षों से मुंबई इंडियंस को मुंबई में नहीं हरा पाई है और ऐसे में टीम इस सिलसिले को तोड़ना चाहेगी। मुंबई इंडियंस के लिए अच्छी बात यह है कि इस मुकाबले के लिए जसप्रीत बुमराह फिट हो गए हैं और इस मैच में उनके खेलने की उम्मीद की जा रही है। 5 बार के चैंपियन मुंबई को अभी तक 4 मैच में से 3 में हार का मुंह देखना पड़ा है। वहीं आरसीबी की टीम ने 3 मैच खेले हैं जिसमें 2 में उन्हें जीत और 1 में हार का सामना करना पड़ा है। आरसीबी के पास जॉश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार के रूप में मजबूत तेज गेंदबाजी आक्रमण है और उसके स्पिनर अभी तक अच्छा प्रदर्शन लेकिन नहीं कर पाए हैं।
और गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल की नाबाद अर्धशतकीय पारी और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी के दम पर हैदराबाद को उनके घरेलू मैदान पर 7 विकेट से हरा दिया। यह गुजरात की इस सीजन में लगातार तीसरी जीत रही, जबकि हैदराबाद को लगातार 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। मैच में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 152 रन बनाए। गुजरात टाइटंस ने जीत के लिए मिले 153 रन के लक्ष्य को 16.4 ओवर में 3 विकेट पर 153 रन बनाकर मैच अपने नाम पर कर लिया, इस लक्ष्य को पा लिया। गुजरात की ओर से कप्तान शुभमन गिल ने नाबाद 61 रन की पारी खेली। और अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में चल रहे आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में भारतीय निशानेबाज रुद्रांश पाटिल का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। इस निशानेबाज ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अचूक निशाना साधते हुए स्वर्ण पदक को अपना बनाया है। रुद्रांश ने फाइनल में 252.9 अंक अर्जित कर हंगरी के 3 बार के ओलंपियन स्टेफान मार्टिन पेनी को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया। वह अर्जेंटीना के मार्सेलो जूलियन गुटिरेज को कांस्य पदक हासिल हुआ। यह रुद्रांश पाटिल का आईएसएसएफ विश्व कप में दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक है। उन्होंने 2023 काहिरा संस्करण में 10 मीटर एयर राइफल का खिताब भी जीता था। इस जीत के साथ ही भारत अब चीन के साथ पदक तालिका में संयुक्त रूप से शीर्ष पर है। दोनों देशों ने अब तक 2-2 स्वर्ण, 1-1 रजत और 1-1 कांस्य पदक जीता है। अभी 8 और फाइनल खेले जाने हैं। अमेरिका 2 स्वर्ण पदक जीतकर तीसरे स्थान पर है। तो मिड डे प्राइम के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश, एसआईपी से कैसे जीती जाए इन्वेस्टमेंट की रेस, गवर्नमेंट स्कीम से कैसे मिलेगा बेहतर रिटर्न, बाजार की जोखिम में कैसे होगी सुरक्षित इनकम, पर्सनल फाइनेंस के क्लियर होंगे सब डाउट, फाइनेंशियल मिथ्स को विशेषज्ञ करेंगे आउट। देखिए मनी मंत्र हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे